Good morning children. Today we are going to discuss about anomalous behavior of nitrogen. Okay, तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि नाइट्रोजन हमारा ग्रुप 15 से बिलोंग करता है ना। और ग्रुप 15 को हम कंबाइनली निकोजेंस के नाम से भी जानते हैं। लिख दे रही हूँ निकोजेन। ओके, निकोजेन के नाम से भी जानते हैं, जो कि दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है निको, दूसरा होता है जेंस। ओके, निको का मीन्स होता है सफोकेटिंग या फिर बैड स्मेल। ओके, और जेंस तो आप जानते ही हो, प्रोड्यूसिंग। ओके, इट मीन्स ऑल मेंबर फ्रॉम दिस फैमिली इज प्रोड्यूसिंग वेरी बैड ऑडर या स्मेल। ओके, चलिए अब हम आते हैं। तो अगर आपको निकोजेन फैमिली कहीं लिखा हुआ मिल जाए तो आप टेंशन मत लेना। हम ग्रुप 15 को ही, यानी नाइट्रोजन फैमिली को ही निकोजेन फैमिली के नाम से भी जानते हैं। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक है हमारा एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ओके, या एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक्चुअली हमारा एक ऐसा सब्सटेंस है इस फैमिली में जो काफ़ी बिहेवियर आप देखोगे अदर फैमिली मेम्बर से कंपेयर करोगे तो आपको लगेगा कि ये कुछ डिफरेंट शो करता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसके पीछे रीज़न क्या है। ओके, तो फर्स्ट रीज़न इज़ स्मॉल साइज़। इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। सेकेंड रीज़न इज़ हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब साइज़ छोटा है तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है। थर्ड इज़ हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ओके, और फोर्थ रीज़न इज़ एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये 4 रीज़न है जिनकी वजह से नाइट्रोजन का बिहेवियर काफ़ी डिफरेंट होता है बाकी अदर मेंबर्स से अगर हम कंपेयर करें ग्रुप 15 में तो। ओके, तो बाकी मेंबर्स हमारे पास कितने हैं? पहला हमारा क्या था? नाइट्रोजन, फिर फॉस्फोरस, फिर आर्सेनिक, फिर एंटीमनी एंड देन बिस्मथ। ठीक है, ये मेनली 5 हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, जिसमें ये जो हमारा नाइट्रोजन है ये काफ़ी हद तक और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट शो करता है अपने कैरेक्टर को इन बाकी चारों से कंपेयर करें तो ऐसा क्यों होता है? ये इसके 4 रीज़न है। ठीक है, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। अब हम क्या करेंगे? 1 बाय 1 इन सबको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर हैं जो नाइट्रोजन डिफरेंट शो करता है। तो फर्स्ट वन इज़ नाइट्रोजन इज़ गैस। नाइट्रोजन किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। यानी नाइट्रोजन हमारा कैसा है? यहाँ पर गैसियस स्टेट में है। बाकी के जो चारों हैं, ठीक है, बाकी यानी रेस्ट ऑफ द मेंबर या फिर अदर एलिमेंट्स कैसे हैं? हमारे सॉलिड स्टेट में है। एक तो ये इसका अलग कैरेक्टर। नेक्स्ट कैरेक्टर, नाइट्रोजन जो हमें मिलता है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। ठीक है, डाई एटॉमिक फॉर्म में, और बाकी जो मेंबर हैं वो सभी हमें टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। ओके, जैसे आपका हो गया P4, AS4, SB4, Bi4, ये सब टेट्रा एटॉमिक फॉर्म में मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टर है कि नाइट्रोजन है वो ट्रिपल बॉन्ड बनाने में कैपेबल है। बाकी जितने भी मेंबर हैं सब वो क्या बनाते हैं? सिंगल बॉन्ड। ऐसा क्यों? ठीक है, नाइट्रोजन है हमारा वो कैपेबल है पी पाई बॉन्ड बनाने में। ठीक है, लेकिन बाकी सारे पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। बाकी क्या बनाते हैं? पी पाई डी पाई बॉन्ड। ऐसा क्यों? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे जो नाइट्रोजन बाकी मेंबर से कंपेयर करो तो अलग कैरेक्टर को शो करता है, और रीज़न यही चारों है। ठीक है, अब ये जितने भी रीज़न हैं इनको मैं आपको 1 बाय 1 क्लियर कर देती हूँ। तो फर्स्ट हमारा है स्मॉल साइज। ओके,
तो सबसे फर्स्ट मेंबर है हमारा नाइट्रोजन और इसका है एटॉमिक नंबर 7। अब हम चेक करते हैं इसके पास टोटल शेल कितनी है। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकेंड में 5, तो टोटल कितनी शेल हो गई, एक 1 और एक 2। तो सेंटर पर पॉजिटिव, ठीक है। इसके बाद ये इसकी फर्स्ट शेल है और ये वाली इसकी सेकेंड शेल, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फॉस्फोरस के पास। ओके, फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर इज 15। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड शेल में 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसका देखते हैं, फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल एंड ये हो गई इसकी थर्ड शेल। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल कम है, इनका साइज़ छोटा है। जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते जाओगे आप देखोगे नंबर ऑफ शेल क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो रही है। जब नंबर ऑफ शेल इंक्रीज़ हो जाएगी तो ऑटोमेटिक साइज़ क्या होगा, टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होगा। टॉप टू बॉटम साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। क्लियर। तो अगर हम देखें तो टॉप वाला सबसे छोटा यानी सबसे स्मॉल साइज़ का होगा। इसके बाद फॉस्फोरस के बाद 3 शेल, तो ये थोड़ा और बड़ा होगा। आर्सेनिक के पास 4 शेल होगी, तो ये थोड़ा और बड़ा होगा। इस तरह टॉप टू बॉटम आप चलोगे तो आप देखोगे साइज़ धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी एक्चुअली होता क्या है, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन या अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे लिखा हुआ मिल जाए टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन या आपको लिखा हुआ मिल जाए टेंडेंसी टू एक्सेप्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ भी आपको मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वहाँ पे बात किस चीज़ की हुई है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात हुई है, ठीक है। अब इसको हम समझते हैं। हमें पता है कि किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में, ठीक है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन के आइटम में भी पॉजिटिव चार्ज है और फॉस्फोरस के आइटम में भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, ये जो पॉजिटिव इफेक्ट है ये सबसे ज़्यादा s ऑर्बिटल में लगता है, उसके बाद p सब शेल में लगता है, ठीक है। सबसे पहले s में, फिर p में, फिर d, फिर f, ऐसे करके ये आगे घटता चला जाता है। तो सबसे ज़्यादा किस में लग रहा है, जो सबसे नियरेस्ट इसके ऑर्बिटल है उसमें, ठीक है। उसके बाद किस में, जो इससे दूर है, उसके बाद जो उससे और दूर होगी और दूर। इस तरह करते करते धीरे धीरे ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इफेक्ट घटता चला जाएगा। अब इन दोनों की हम बात करें तो आउटर शेल इसका कौन सा है, ये, और इसका कौन सा है, ये। तो आपको इतना तो पता होगा कि अगर कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो वो किस शेल से करेगा, आउटर शेल से ही करेगा, क्योंकि इनकी ये तो कोर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो चेंज कौन सा होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यानी अगर शेयर करेगा तो वो आउटर शेल से करेगा, अगर लूज करेगा तो भी वो आउटर शेल से ही करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात तो किसकी हुई है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इस मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन की बात हुई। अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना है, अट्रैक्ट करना है, यानी अपने शेल में इलेक्ट्रॉन को लाना है। तो अपनी शेल में इलेक्ट्रॉन को लाने के लिए जितना ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट शो करेगा आउटर शेल, उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा कैसा होता है, नेगेटिव होता है, और नेगेटिव ही पॉजिटिव की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अगर ये एक शेल है, ठीक है, हमने सपोज किया कि ये तो पॉजिटिव हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारी फर्स्ट शेल है, ये हमारी सेकेंड शेल है, तो इसका जो इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट यहाँ पे सेकेंड शेल पे ज़्यादा लग रहा है, यानी इस सेकेंड शेल के पास ज़्यादा चांसेस है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। लेकिन अगर हम यहाँ पे आते हैं, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड शेल है, तो धीरे धीरे पॉजिटिव इफेक्ट जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता जा रहा है, घटता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका पॉजिटिव इफेक्ट इसकी थर्ड वाली शेल पे, तो एज़ कम्पेयर टू सेकेंड और थर्ड का अगर कंपेयर करें तो सेकेंड वाली शेल पे ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। थर्ड वाले शेल में साइज़ बड़ा है, तो न्यूक्लियस से हमारे जो शेल है इनका डिस्टेंस भी ज़्यादा बढ़ गया है, तो पॉजिटिव का इफेक्ट हमारा क्या हो गया है, घट गया है। जब ये इफेक्ट हमारा घट गया है तो इलेक्ट्रॉन को जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है वो भी क्या हो गई है, घट गई है। ओके, तो यही रीज़न है कि साइज़ छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, हाई होती है। इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज़।
साइज़ बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और क्यों, क्योंकि पॉजिटिव इफेक्ट साइज़ बड़ा होने की वजह से जो आउटर शेल पे है उस पर लगना कम हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है। ठीक है, इसकी वजह से ये जो ट्रिपल बॉन्ड वगैरह बनते हैं, पी पाई बनते हैं, यही सब रीज़न है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ओके, तो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल का केस हम देखते हैं। देखिए, हमें पता ही है कि हमारे पास ये नाइट्रोजन है, ठीक है, और 2 और 5 इसके पास शेल टोटल कितनी है, केवल 2 ही शेल हैं। और हमें एक कॉन्सेप्ट तो 11th क्लास में ही हमने पढ़ा था कि हमारी जो फर्स्ट शेल होती है इसके पास केवल s ऑर्बिटल होता है, सेकेंड के पास s और p दोनों ऑर्बिटल्स होते हैं, थर्ड के पास s p d होता है, उसके बाद 4 के पास s p d f चारों ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, तो ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट हमने 11th में ही पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन के केस में क्या है, इसके पास s ऑर्बिटल है और यहाँ पर s और p दोनों हैं, ठीक है, लेकिन d ऑर्बिटल का कोई केस यहाँ पर है ही नहीं। लेकिन अगर आप अदर मेंबर्स की बात कर ले तो अदर मेंबर्स में यानी फॉस्फोरस इसके बाद आता है, इसी को देखते हैं। 15 है इसका एटॉमिक नंबर, 2 8 7। ओके, इसके पास टोटल कितनी होंगी, शेल 3 हैं। तो यहाँ पर एक s ऑर्बिटल है, यहाँ पे sp ऑर्बिटल है, यहाँ पे spd तीनों ऑर्बिटल है। ठीक है, ये बात अलग है कि अगर आप इसका ऑफ बाउ के अकॉर्डिंग कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p। ओके, और देखो 3db है लेकिन 0, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, लेकिन है यहाँ पे प्रेजेंट है 3d ऑर्बिटल। ओके, लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे d ऑर्बिटल एब्सेंट होने की वजह से भी नाइट्रोजन हमारा काफ़ी एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है। ओके, बाकी जो मेंबर हैं सारे मेंबर्स में d ऑर्बिटल होगा, ये बात अलग है कि वो इलेक्ट्रॉन से फिल हो या ना हो, बट वैकेंट d ऑर्बिटल उनके पास प्रेजेंट है। ओके, और एक चीज़ और, जो नाइट्रोजन है हमारा वो पीरियड सेकेंड से बिलोंग करता है। ठीक है, और पीरियड सेकेंड से जितने भी एलिमेंट बिलोंग करेंगे किसी के पास भी d ऑर्बिटल नहीं होता, ये भी आप अपने माइंड में बना के रखिएगा। पीरियड सेकेंड से जितने भी एलिमेंट बिलोंग करते हैं किसी के पास भी d ऑर्बिटल नहीं होता है, और नाइट्रोजन हमारा पीरियड सेकेंड से ही बिलोंग करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन सीधा सीधा यही पूछा जाता है कि नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, और सबसे बड़ी बात ये है ट्रिपल बॉन्ड तो ये बनाता ही है, लेकिन यहाँ पे शो क्या करता है, पी पाई बॉन्डिंग को शो करता है। ठीक है, सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है कि पी पाई बॉन्डिंग को शो करता है। तो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है लेकिन फॉस्फोरस बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बनाता है, या क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है कि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड अपने ही जैसे दूसरे सेम एलिमेंट के साथ बना सकता है, या अपने से स्मॉल साइज में छोटे एलिमेंट के साथ बना सकता है, लेकिन फॉस्फोरस पी पाई डी पाई बॉन्ड ही बनाता है, पी पाई नहीं बना सकता। तो रीज़न पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, तो चलिए इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 7। ओके, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 2 और 5। इसके आउटर शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, 3। टोटल होने कितने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे, 3 की यहाँ पे कमी है। ठीक है, इन 3 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए ये जिस प्रोसेस की हेल्प लेते हैं वो है शेयरिंग। ओके, शेयर करते हैं अपने ही जैसे दूसरे एटम के साथ। भाई दूसरा नाइट्रोजन एटम आ गया तो 2 और 5 उसका भी एटॉमिक नंबर है, 3 इनके पास भी कम है, 3 इनके पास भी कम है। ये क्या करते हैं कि कहते हैं कि तुम्हारा 3 हम ले रहे हैं और हमारा 3 तुम ले लो, दोनों लोग आपस में शेयर कर लेते हैं और बॉन्ड हमारा बन जाता है। कुछ ऐसे देखिए, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन है, इसके आउटर शेल में 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो कुछ ऐसी शेयरिंग करते हैं, 5 इनका 3 इनका।
ओके, इनके पास कितने हो गए टोटल 8। अब ये भी क्या करेंगे 1 2 3 4 5, 5 इनका 3 इनका, टोटल कितने हो गए 8। और बन क्या गए, कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हुए 1 2 3, ठीक है, बन गया 3 बॉन्ड। ओके, लेकिन इसको हम थोड़ा और डीपली पढ़ते हैं। किसके केस में पढ़ेंगे, पी पाई के बॉन्ड में ओवरलैपिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा, जो आप अपनी बुक में देखोगे कि ये बार बार लिखा हुआ है ओवरलैपिंग, और लिखा होगा साइड वाइज ओवरलैपिंग। जहाँ पे साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है बच्चों, वहीं पे पाई बॉन्ड बनता है। ये आप 11th में पढ़ के आ रहे हो, ठीक है। जहाँ पे लीनियर ओवरलैपिंग होती है वहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है, और ये भी आप पढ़ के आ रहे हो कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू पाई बॉन्ड, क्योंकि वहाँ पे ओवरलैपिंग कैसी होती है, लीनियर होती है, यहाँ पे होती है पैरेलल ओवरलैपिंग। ओके, इसको मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेकर के। तो बच्चों देखिए, ये हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन है। एक और बेसिक कॉन्सेप्ट, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होता है, सॉरी सिंगल बॉन्ड होता है वहाँ पर एक सिग्मा बॉन्ड होता है। जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा और एक पाई होता है। जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है वहाँ पे एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। क्लियर। तो नाइट्रोजन का केस भी हम देखते हैं, तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है, इट मीन्स यहाँ पर 2 पाई और एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। क्लियर। फॉस्फोरस का केस लें तो फॉस्फोरस में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए फॉस्फोरस के पास केवल क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। क्लियर। अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि इसका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एक्चुअली बना कैसे, यानी कि यहाँ पर साइड वाइज ओवरलैपिंग भी हमें देखने को मिल रही है, साथ में लीनियर ओवरलैपिंग भी देखने को मिल रही है। ओके, चलिए ओवरलैपिंग का केस देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपने पढ़ी होगी 11th क्लास में, चलिए उसी से कनेक्टेड है। ओके, तो बच्चों देखिए फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, और हमें पता है इसका ऑफ-बाउ के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, जो इसका p सबशेल है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, और तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, यानी अनपेयर इलेक्ट्रॉन होता है। पहला ऑर्बिटल px, दूसरा py और तीसरा pz, तीनों के पास एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और जितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी ही बॉन्डिंग कोवैलेंट बॉन्डिंग बनती है। तो इसके पास कितने हैं अनपेयर, 3 है, तो ये 3 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है। ये बात अलग है कि ये पाई पाई बॉन्ड भी बनाता है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। ये 11th क्लास में आपने स्टडी किया होगा कि कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट ऑर्बिटल का, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने इसको पढ़ा होगा। ठीक है, ये आपका क्या होता है, px होता है, ये py होता है और ये pz होता है। क्लियर। तो यहाँ पर अगर आप लीनियर ओवरलैपिंग करते हो तो लीनियर ओवरलैपिंग कुछ ऐसी होती है, एक्स एक्सिस पे। ओके, ऐसी ओवरलैपिंग। क्लियर। ये जो है पोर्शन दिख रहा है ये क्या हो चुका है, ओवरलैप हो चुका है। सेम केस यहाँ पर लगता है। यहाँ पर P ये एक हमारा नाइट्रोजन एटम है, अगर हम दूसरा नाइट्रोजन एटम बनाएं, ये देखिए दूसरा नाइट्रोजन एटम बनाते हैं, ये NS हो गया, ये हो गया एक, ये px, ये py और ये pz हो गया। तो px px से ओवरलैप करेगा, py py से ओवरलैप करेगा, pz pz से ओवरलैप करेगा। तो जब px px से ओवरलैप करेगा तो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग है वो लीनियर होगी। ठीक है, और py से जब ओवरलैप करेगा तो पाई बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पर ओवरलैपिंग पैरेलल होने वाली है, यानी साइड वाइज होने वाली है। pz जब एक दूसरे से ओवरलैप करेगा तो यहाँ पर ओवरलैपिंग वापस साइड वाइज होगी, यानी पैरेलल होगी, तो फिर से आपको पाई बॉन्ड मिलेगा। इस तरह टोटल आपको एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड इसमें मिलते हैं। देखिए हमने एक्सिस पे सबको अरेंज कर दिया है, ये px ऑर्बिटल है, ये pz ऑर्बिटल है, ये py ऑर्बिटल है। ये एक नाइट्रोजन की बात है, ये दूसरे नाइट्रोजन एटम की बात है। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, जब ये दोनों एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन की, एक दूसरे के पास आते हैं, तो ये जो px है ये px दोनों x एक्सिस पर प्रेजेंट हैं, तो ये बहुत ईजिली लीनियर ओवरलैपिंग को शो करते हैं। देखिए लीनियर ओवरलैपिंग को शो करते हैं। ठीक है, तो जब ये ओवरलैप कर जाते हैं यहाँ पे, तो px एक दूसरे के साथ कैसा बॉन्ड बना लेते हैं, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो स्टेबल नहीं होता,
ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि जो P यानी फॉस्फोरस और फॉस्फोरस सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं वो तो स्टेबल बनाते हैं, तो जो नाइट्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाता है वो स्टेबल क्यों नहीं होता, ये भी यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों पास आ गए हैं, ठीक है, इन दोनों ने बॉन्ड अपना बना लिया है, तो इनके पास आने की वजह से ये जो आपके ऑर्बिटल हैं पी वाई, इधर का पी जेड, इधर का पी जेड, और सेम केस नीचे भी लगता है, ठीक है। तो इनमें सब में अभी अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर इलेक्ट्रॉन मतलब सबके ऊपर कैसा चार्ज है, अभी नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है एक दूसरे को रिपल करने लग जाता है, ठीक है। एक दूसरे को जब ये रिपल करने लग जाएगा तो ये वाला बॉन्ड जो है स्टेबल नहीं बनेगा, ठीक है। तो जब भी कभी ये क्वेश्चन आएगा तो आपको आंसर ऐसे ही देना होगा। आंसर क्या देना होगा, नाइट्रोजन का साइज क्योंकि छोटा होता है तो उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये जो पी वाई पी जेड में जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं उनकी वजह से इंटर एटॉमिक रिपल्शन डेवलप हो जाता है, और इस रिपल्शन की वजह से जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है वो स्टेबल नहीं बन पाता है। लेकिन अगर आप फॉस्फोरस के केस में आओगे तो एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के बीच में तो फॉस्फोरस का साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है। तो फॉस्फोरस का ये जो डिस्टेंस देख रहे हो यहाँ, इसके बॉन्ड का ये वाला डिस्टेंस नाइट्रोजन में क्या है, छोटा है, बट फॉस्फोरस में क्या है, बड़ा है। तो यहाँ पर लगा हुआ होगा इनका काफ़ी दूर दूर होगा पी वाई, ठीक है, जिसकी वजह से जो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा तो, लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट नहीं होगा तो मीजरेबल नहीं होगा, तो इसका कोई खास इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के ऊपर देखने को नहीं पड़ेगा। लेकिन नाइट्रोजन के केस में पड़ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के केस में नाइट्रोजन का साइज़ क्या है, छोटा है। क्लियर, ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जितने भी एनामोलस बिहेवियर से क्वेश्चन आएंगे वो या तो वैकेंट डी ऑर्बिटल से कनेक्ट करके आपको आंसर देना होगा या फिर नाइट्रोजन के साइज से कनेक्ट करके आपको आंसर देना होगा, ठीक है, क्योंकि यही रीज़न ही है जो भी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई है नाइट्रोजन के साथ। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया, साइज़ छोटा है तो सब काफ़ी पास पास आ गए हैं, ये बॉन्ड भी बन गया है, लेकिन यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने की वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से जो सिग्मा बॉन्ड बना है ये अनस्टेबल हो गया है। अब दूसरी खास बात क्या होगी, यहाँ पर जो पी वाई है, ये दोनों अनपेयर हैं, ये सब एक दूसरे को क्या करेंगे, पेयर करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल पास आ जाएंगे। क्लियर, तो इनका जो पेयरिंग होगी, देखिए ये बिल्कुल कैसे हैं, पैरेलल हैं, तो इनकी पेयरिंग कुछ ऐसी मिलेगी आपको, कुछ ऐसी, देखिए साइड वाइज पेयरिंग आपको देखने को मिल जाएगी, यानी ओवरलैपिंग यहाँ पे कैसी हो गई है, साइड वाइज ओवरलैपिंग हो गई है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग होने की वजह से यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड कैसा बनता है, पाई बॉन्ड बनता है। और ऐसा पी वाई नहीं करेंगे, ऐसी सेम ओवरलैपिंग पी जेड और पी जेड में भी आपको देखने को मिलेगी, यानी कि जो पी वाई है वो पी वाई से ओवरलैप करेगा, पी जेड से ओवरलैप करेगा, ठीक है, और कुछ ऐसा हमें सिस्टम मिल जाएगा। तो ये जो बॉन्ड बना, जो लीनियर ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है, ये कैसा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है। और जो पैरेलल ओवरलैपिंग यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है, देखिए पी वाई का, इधर पी वाई का, ये सिग्मा बॉन्ड है। इधर पी जेड का, इधर पी जेड का, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि ये दोनों कैसे बने हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से बने हैं। तो इस तरह हमको नाइट्रोजन और दूसरे नाइट्रोजन एटम के बीच में 3 बॉन्ड मिलते हैं, जिसमें से एक होता है हमारा सिग्मा, बाकी 2 होते हैं पाई बॉन्ड। क्लियर, और ये पाई बॉन्ड कैसे होते हैं, पी पाई और पी पाई। हम बार बार पी पाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो पी ऑर्बिटल है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, डी ऑर्बिटल का यहाँ पे केस ही नहीं है। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एलोट्रॉपी। ओके, तो ऑल द मेंबर फ्रॉम दिस फैमिली इज शो एलोट्रॉपिक कैरेक्टर एक्सेप्ट बिस्मथ को आप हटा दो तो जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी जो है एलोट्रॉपिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन के एलोट्रॉप की बात करें तो नाइट्रोजन के मेजरली हमें 2 एलोट्रॉप मिलते हैं, एक होता है अल्फा नाइट्रोजन, दूसरा होता है बीटा नाइट्रोजन।
जो अल्फा नाइट्रोजन होता है ये क्यूबिक क्रिस्टलॉइड स्ट्रक्चर में होता है, और जो हमारा बीटा नाइट्रोजन होता है ये हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में होता है। ठीक है, तो लिख दे रही हूँ क्यूबिक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर और हेक्सागोनल क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ओके, लेकिन हम आ जाए फॉस्फोरस के केस में। तो फॉस्फोरस में तो आपने सुना होगा रेड फॉस्फोरस और वाइट फॉस्फोरस को, ये दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म है फॉस्फोरस के। जो हमारा वाइट फॉस्फोरस होता है, वाइट फॉस्फोरस कैसा होता है, टेट्राहेड्रल होता है, और ये काफ़ी कॉमन स्ट्रक्चर होता है, कुछ ऐसा जैसे डायमंड का आपने पढ़ा होगा, ये पी है ये पी है। ओके, तो ये सबसे कॉमन स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉस्फोरस का। ओके, और ये कैसा फॉस्फोरस शो करता है, वाइट फॉस्फोरस। लेकिन अगर हम रेड फॉस्फोरस की बात करें तो रेड फॉस्फोरस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स चेन स्ट्रक्चर। ठीक है, फॉर्म्ड बाय